हमारा हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोज़गार का जदोजहद जारी रहेगा। ये तहरीक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं इस तहरीक को पूरा पाकिस्तान में चलाऊँगा। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज़ के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी गिनती शुरू हो चुकी है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ ईमन जाफरी। बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद मुल्क में सियासी दर्जा हरारत में शिद्दत देखने में आ रही है और वफाकी हुकूमत की दो इत्तेहादी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्ज़ी जंग मज़ीद तेज़ हो चुकी है और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का पारा हाई दिखाई दे रहा है और वफाकी हुकूमत को नाकाम करार दिया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को उल्टी गिनती शुरू होने का पैगाम दे दिया है और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान भी उनकी जानिब से कर दिया गया है। दूसरी जानिब लीगी रहनुमाओं की जानिब से भी भरपूर जवाब सामने आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बिलावल भुट्टो के पैगाम पर तंज करते हुए ने कहा, उफ हम तो डर गए और अब हमारा क्या बनेगा। उन्होंने पीपल्स पार्टी को जवाब देते हुए कहा कि अगर हुकूमत फॉर्म 47 पर बनी है तो फिर पीपल्स पार्टी अपने आईनी ओहदे छोड़ दे, सदर और गवर्नर भी इस्तीफे दे दे। इससे भी अहम बात यह है कि साबिक वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने खबरदार किया है कि उल्टी गिनती सिर्फ नून लीग की नहीं बल्कि अक्टूबर तक तमाम सियासी जमातों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के खिलाफ वाकई सड़कों पर आने जा रही है या फिर ये दबाव बढ़ाने और सियासी सौदेबाजी की हिकमत अमली है। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग होकर अपोजिशन का रास्ता इख्तियार करती है तो क्या वफाकी हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर सकेगी, और अगर ये कशीदगी बढ़ती है तो क्या इसके असरात सिर्फ हुकूमत और इत्तेहादियों तक ही महदूद रहेंगे या फिर पूरा सियासी निज़ाम एक नए बहरान की तरफ जाएगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे हम। मेरा पैनल आज मेरे साथ मौजूद है। तारुफ कराऊँ आपसे, सीनियर तजियाकार अयाज खान साहब हमारे साथ हैं, आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल हमारा यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग को उल्टी गिनती शुरू होने का पैगाम तो दे दिया है, आखिर इस पैगाम का मतलब क्या है? क्या वो वफाकी हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने जा रहे हैं और वो क्या अब वफाकी हुकूमत का साथ नहीं देंगे? नवीद साहब क्या समझते हैं आप, क्या होने जा रहा है? ये किस चीज की उल्टी गिनती शुरू हो रही है? देखिए एवन कोई उल्टी गिनती नहीं है, ये एक नोरा कुश्ती है। हम पहले भी बहुत दफ़ा ये कह चुके हैं कि ये एक नोरा कुश्ती के अलावा कुछ नहीं है, ये लफ्ज़ी गोलाबारी के अलावा कुछ नहीं है। और शायद जो आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए एक कोशिश के अलावा कुछ भी नहीं है। आप ये देखें कि ये पीपल्स पार्टी जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ को कह रही है कि आप फॉर्म 47 की गवर्नमेंट हैं, तो आप भी फॉर्म 47 की जो है उनके बेनिफिशरी हैं। जो 2024 का इलेक्शन हुआ फरवरी 2024 का, तो उसमें ये सारी जो आज कोalition में पार्टीज बैठी हुई हैं ये सारी हारी हुई पार्टी हैं। मेरे ख्याल में आज अगर फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो हो जाएगा और फिर ये इस निज़ाम में शामिल हो के इस जो एक बंदर बांट हुई ओहदों की और वजारतों की, उसमें शामिल होके इन्होंने अपनी जो अवाम में अब जो थोड़ी बहुत भी इनकी सपोर्ट थी वो भी इन्होंने खो दी है। अब इनके पास कोई नहीं। लेकिन ना नवाज शरीफ साहब का वो जो नैरेटिव था कि जी वोट को इज्जत दो, वो सब कुछ उन्होंने वोट को इज्जत दो वाला नैरेटिव साइड पे लगा के और फिर जो है सो कॉल्ड जी ये मुल्क की बेहतरी के लिए हम जो है वो इस सिस्टम में शामिल हुए। तो ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये फॉर्म 47 की बेनिफिशरीज हैं, ये दोनों बड़ी जमातें। तो ये जो है ये पीपल्स पार्टी कभी भी मेरा नहीं ख्याल के, क्योंकि जिन्होंने
हारी हुई जमातों को इक्तदार उनके हाथ में दिया, वो जब तक नहीं चाहेंगे ये कभी भी इलेक्शन से जो है वो गवर्नमेंट से अलग नहीं होंगे, ये इसी गवर्नमेंट का हिस्सा रहेंगे। इसी तरह जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश की जाएगी, कुछ कंसेशन जो है वो ली जाएंगी, उसके बाद जो है वापस उसी तनख्वाह में दोबारा जो है वो काम ये करती रहेंगी। बिकॉज अदरवाइज देखिए, अगर ये कोई इस तरह की धमकी और उसके ऊपर ये फॉलो थ्रू करते हैं और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं, इनको पता है कि ये इररेलेवेंट हो जाएंगे पॉलिटिकली, ये अभी भी इररेलेवेंट हो गई हैं ये जमातें जो इस निज़ाम का हिस्सा हैं। आप देखें ना, पिछले 2-2.5 साल में जो कुछ हुआ इस मुल्क के साथ, या उससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से जो कुछ हुआ, आप इस मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन को देखें, आप इकोनॉमिक सिचुएशन को देखें, ओवरऑल आप क्राइसिस में घिरे हुए हैं। और ये हमारे जो सियासतदान हैं, देखें, इनको न पाकिस्तान के अवाम का, न पाकिस्तान के आम लोगों का इनको कोई ख्याल है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने इक्तदार की जंग है। इस वक्त मुल्क की क्या सूरत हाल है कि जिसमें पूरी एक, मैं तो ये कहूंगा कि एक नेशनल गवर्नमेंट बैठी होनी चाहिए कि इन क्राइसिस को किस तरह से टैकल करना है, कैसे मुल्क को इन बुरानों से निकालना है। और इनकी सियासत ये है कि जी आप अपने इक्तदार के लिए, वो जैसे कल भी मैंने अर्ज किया था कि इस इक्तदार की मिसाल ऐसे ही है कि दो गंजे जो है वो कंघी के लिए लड़ रहे हो, कि आपको पता है कि आपको वजारतें तो मिल जाएंगी लेकिन आपके पास इख्तियार जो है वो कुछ नहीं होगा। तो उस इक्तदार के लिए भी ये जो है वो मुल्क की सारी, आप सिक्योरिटी सिचुएशन को देखें, आए दिन जो है हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं, आए दिन टेररिज्म के वाकयात हो रहे हैं। बलूचिस्तान को देखें, केपी को देखें, इवन आज़ाद कश्मीर को देखें, किस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है, लेकिन इनको गरज है सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार से। लेकिन ये जितनी भी अभी धमकियां वनकियां दी जा रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये धमकियों से आगे इसको कुछ समझना चाहिए। नवीद साहब यहाँ स्टूडियो में गंजा कह रहा है कि मैं कंघी के लिए कभी नहीं लड़ा, हेयर ब्रश के लिए लड़ता होता हूँ हमेशा। सही। आमिर साहब, आपको ऐसा क्या लगता है, क्योंकि नवीद साहब तो ये कहते हैं कि सिर्फ इसी तरह ये लफ्ज़ी गोलाबारी यही कुछ अरसे बाद दम तोड़ जाएगी और उसके बाद ये कोई तहरीक चलती नजर नहीं आती, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक शुरू करती नजर आती है या फिर इनके रास्ते अलग होते नजर आते हैं? जब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन शुरू हुए तो मैंने कहा था 27 जुलाई के बाद अपने अपने मकाम पे वापस होंगे। फिर चूँकि ये 3 मरहलों पे चला गया आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, तो अब 10 अगस्त तक फाइनल हो जाएगा। जो आखिरी मरहला है, पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट तो नहीं किया ना, क्योंकि मैंने PMLN के लीडरों से पूछा कि वो धमकी लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब धमकी पे अमल होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। तो अगले दिन उन्होंने कहा हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और अब नून भी कह रही है कि नहीं बहुत अच्छी बात है कि आखिरी बाल तक फाइट करनी चाहिए। अच्छा, अब अजमा बुखारी क्या कह रही हैं और बिलावल टिकटॉक, आजकल टिकटॉक का ही दौर है ना, वो जो भी टक टक उन्होंने सुनाई है और दिखाई है, अच्छी बात है। सियासतदान जरा लाइट मूड में भी बात करते हैं, धमकी भी देते हैं, तो हर वक्त मौला जट भी नहीं बनना चाहिए। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो उल्टी गिनती कब शुरू करना चाह रहे हैं, उन्हें सिर्फ 2-3 काम करने हैं। अब उनके साथ MQM जो है, जो खड़ी हुई है, उसको मना लें। वो अलीम खान जो दोनों वफाकी हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून के वज़ीर होते हुए बात कर रहे हैं कि हमें सूबे बनाने चाहिए और बात करनी चाहिए, किसी 2 इत्तेहादियों को बना लें। मैंगल साहब जा चुके हैं पहले ही छोड़ के, रिज़ाइन करके, तो पीपल्स पार्टी के जाने से तो वफाकी हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ता। 169 तो उनके पास पूरे हैं, लेकिन हाँ 2-3 इत्तेहादियों को थोड़े ज़रा ज़र्फ़ का मुजाहरा कर ले पीपल्स पार्टी, सिंध में MQM को जगह दे दे, जिनको किनारे पे लगाया हुआ है, ज़रा MQM के लोगों को फंड्स दे, चीज़ें करे। अगर वफाकी हुकूमत को गिराना है तो कोई इशू नहीं है, सदर साहब बात करके और कह दें कि भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ज़रा एतमाद का वोट ले लें। सही, ठीक है, क्योंकि 2 इत्तेहादियों ने साइड पे होना ना कि हम तो हो रहे हैं। जिस तरह राना सनाउल्लाह के सदर साहब अपनी सदारत तो छोड़ देना, चेयरमैनशिप तो छोड़ देना, इसी गवर्नमेंट के जरिए, ये इन्हीं वोटों के जरिए बने हैं, लेकिन कोई भी इस काम की तरफ ना सीरियस है ना होगा। अभी देखें सिंध से पीपल्स पार्टी के जो 2 नामजद जजेस लगने थे,
मैं आपको खबर बता रहा हूं कि उनको नहीं लिया गया। नहीं क्यों लिया गया? इस दफ़ा जजेस के पहले इंटरव्यू हुए और वो इंटरव्यू में फेल हो गए कि वो इस काबिल नहीं थे कि वो उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसमें जो इदारा है जो आके तय करता है, उसमें डिस्कस भी किया जाता। सदर साहब फाइलें लेके बैठे हुए हैं जजेस की, 33 जजों की। अच्छा, वफाकी हुकूमत को कोई जल्दी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर एक फैसला है कि सदारती सेक्रेटेरिएट ने मिनिस्ट्रियल काम करना है, वो ना अप्रूवल दें, वफाकी हुकूमत सुबह नोटिफिकेशन कर दे, वो जज लग जाएंगे, वो ओथ सारी हाई कोर्ट्स ले लेंगी। लेकिन वो जज भी देख रहे हैं, वो चीफ जस्टिस साहिबान भी देख रहे हैं, चाहे वो आईनी सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है या दूसरी सुप्रीम कोर्ट बैठी है या चीफ जस्टिस साहिबान जिन्होंने ये जज इंटरव्यू करके बार काउंसिल से सब जगह से लिए थे, लेकिन इंजॉय कर रहे हैं कि चले आप गुस्सा करें, क्योंकि बिलावल भुट्टो के उनको मशीरों ने ये गलत बात बताई और ये नहीं बताया कि आपके जो 2 जज थे वो इंटरव्यू में फेल हुए, जिसकी वजह से आपने सदर जरदारी को रोका हुआ है। अच्छा, मजे की बात क्या है, 2 जजों की सीटें खाली रख दी गई हैं। ये नहीं किया कि सिंध हाई कोर्ट में 2 जजेस और रख दिए गए हों, छोड़ भी दिए गए हैं कि आप और कोई अच्छे वकील ले आए ताकि वो कम से कम बात करने जोगे तो हो ना। आपको पता है इस मुल्क में हाई कोर्ट के जज से रिटायर होने वाले भी, फिर बाद में वजीर आला बनने वाले भी पर्चियां लिख के लाते थे फैसला लिखने के लिए, क्योंकि 2 लफ्ज वो नहीं लिख सकते थे। बड़े मोहतरम शाह साहब थे। तो यहाँ हमारे यहाँ तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे नाबगे गुजरे हैं कि क्या आप जिक्र करेंगे। तो ये कहानियां कुछ नहीं है, ये सब लेने देने की कहानी है। जैसे बजट के ऊपर होता है, ओ हम आवाम के लिए कर रहे हैं, वहां पर भी फंड्स चाहिए होते हैं, क्योंकि खर्च में से फिर खाता खर्चा निकलता है ना, खर्ची चाहिए होती है। सही। अयाज साहब, नवीद साहब और आमिर साहब तो कहते हैं कि सिर्फ ये लफ्ज़ी ही जंग है, आगे जाके कुछ ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन बिलावल भुट्टो की वीडियो पैगाम आपने यकीनी तौर पर देखा होगा, जिस तरीके से उन्होंने नून लीग को पैगाम दिया है, क्या मतलब है, किस तरफ इशारे हैं, क्या समझते हैं आने वाले दिनों में ये इशारे सच साबित होंगे या बस वही सियासी बयानियाँ? एक तो राणा साहब को मैं बता दूं कि राणा साहब जज अपना अपना होर जज रख सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो जज हमें चाहिए वही होगा ना, और किसी को क्यों रखना हमने। दूसरा, पता नहीं नवाज शरीफ और उनके साथियों को आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। मुझे तो यकीन करें मुसलसल आवाज़ आ रही है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। उसकी वजह ये नहीं, कुछ और ना समझिएगा, मेरे असल में ना कमरे में जो घड़ी लगी हुई है ना, उसमें से आवाज आती है, तो मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसा वो तो सबको आती है फिर। पता नहीं अब आपके रूम में है तो कर लो, आपके रूम में है तो आपको भी आती होगी, तो मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ टिकटॉक सुन के। और जाहिर है जिस स्टाइल से बिलावल साहब ने कहा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो सोशल मीडिया पे देखे ना, कल से एक ही चीज़ हिट हुई भी है, और वो बिलावल साहब की ये टिकटॉक है। तो एंजॉय कर रही है कौम, करना चाहिए। असल में ये समझते ये हैं हमारे लीडरान कि ये कौम बड़ी बेवकूफ़ है, इसको जैसे जब चाहे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि जी बस ऐसी की तैसी। अब चूँकि हमारे साथ कश्मीर में ठीक नहीं हुआ, इसलिए अब ये वहाँ पे वफाक में भी हुकूमत करके दिखाएं और एहतजाज होगा और पता नहीं क्या क्या, वो बातें बड़ी अच्छी हैं। उसके बाद फिर एक मुलाकात होती है, उसमें बैठते हैं, उससे पहले ही राब्ते शुरू हो, मतलब राब्ते इनके कभी नहीं टूटते, राब्ते मुसलसल जारी रहते हैं। इस दौरान ये बयानात भी बड़े सख्त आते रहते हैं। और यकीनन आपको मोहसिन नकवी साहब ने जो हलचल मचाई हुई है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सीन बना हुआ है, वो मैच भी बड़ा मज़े का है। उसमें अब असल इम्तहान उस वक्त शुरू होना है इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ का, PMLN और पीपल्स पार्टी का, कि उसका क्या जवाब देती हैं। क्या ये दोनों मिलके जवाब देंगी कि जी हम ये नहीं करने जा रहे, क्योंकि वो कायद ने रोक दिया अपने लोगों को ना कि बयान नहीं देना इस हवाले से, नकवी साहब के हवाले से। और फिर उनका ये भी ख्याल है कि ये बॉल पीपल्स पार्टी की कोर्ट में डाल देनी चाहिए, क्योंकि सूबे तो उन्हें वारा नहीं खाते। हमारा तो इशू ही नहीं है, कुछ चीज़ें तो हैं जो हम कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए उनके कोर्ट में बॉल डाल दें, वो फिर जैसे मर्जी उसके साथ खेलें। और इसके लिए पीपल्स पार्टी को अगर अपने स्टांस पे कायम रहना है तो फिर उनको PMLN की ज़रूरत पड़ेगी। ज़ाहिर है किसी और की तो उस तरह से ज़रूरत पड़ती नहीं है उनको। MKM अलबत्ता पीपल्स पार्टी जो मर्जी कर ले, MKM उसके साथ नहीं जाएगी। वो फैसला आपको ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं उस पर, क्यों MKM के हवाले से। और बाकी भी कोई और इनके साथ नहीं जाएगा। IPP क्यों जाएगी, अलीम खान साहब क्यों जाएंगे? मुझे लग रहा है कि आज कोई एक सीट शायद
पीपल्स पार्टी और आईपीपी को मिल जाए, वो जो रिजल्ट अभी तक आ रहे हैं और उसमें वो आगे नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी एक में, दूसरे में वो सरदार साहब हैं एक, वो आगे जा रहे हैं आईपीपी के, तो वो उनकी तो किसी हद तक तसल्ली हो जाएगी आईपीपी की भी, और पीपल्स पार्टी को भी एक और सीट मिल जाएगी तो चलें, थोड़ा सा उनको भी लगेगा कि कुछ नहीं सही तो चलें एक ही सीट और सही। तो लिहाजा इंजॉय करें, सीरियस ना लिया करें बिलावल साहब की बात को या कोई और करे, सिर्फ चिल करें। सही। और आखिर में एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, टिकटॉक सुनती रहें। बिल्कुल, ये तो आजकल बहुत आम है, हर बंदा इसको एंजॉय कर रहा है। इसी पर मजीद भी हम अपने एक्सपर्ट्स के कमेंट्स लेंगे। फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इलियास साहब किस हवाले से राय जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्ज़ी जंग जारी है। फैसल साहब क्या देख रहे हैं आप, आने वाले दिनों में बिलावल भुट्टो की जानिब से पैगाम दिया गया है, कितना सीरियस हो सकता है ये आने वाले दिनों में? देखिए मसला ये है कि फॉर्म 47 से टकरा गया आपस में, तो उस टकराव से ये ना सारी आवाज़ें पैदा हो रही हैं। वो आपको एक रावलपिंडी के कमिश्नर साहब याद होंगे ना, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जी जी, पता नहीं उनकी आजकल पोस्टिंग कहाँ पर है। बहरहाल ये दोनों पार्टियां जो है ना वही रावलपिंडी के ना कमिश्नर बन चुकी हैं, उसी तरह की बातें कर रही हैं जो उन साहब ने की थी। अब हमें नहीं पता सही बातें कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन बातें वही है जो उन साहब ने की थी। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? बात यह है कि इस वक्त लेकिन मुस्लिम लीग नून का बहरहाल ये मौक़िफ़ जो है ना वो 100% दुरुस्त है। भाई अगर हम फॉर्म 47 वाले हैं तो आपके जो वालिद साहब हैं वो तो अपनी आईनी हैसियत खुद खो चुके हैं, और ये बात कोई तीसरा आदमी नहीं कह रहा है, खुद बिलावल साहब कह रहे हैं। तो उन्हीं फॉर्म 47 से सदर बने ना, तो सदर मुमलिकत की आईनी हैसियत पर सबसे बड़ा सवाल या निशान तो खुद बिलावल साहब ने लगा दिया है। तो अब ये देखिए कैसा मुल्क है, कितना ये मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ। जमहूरियत तो एक बहुत सानवी मामला हो गया ना, इलेक्शन तो बिल्कुल इसको छोड़े आप, इस मुल्क के साथ कितना जो है वो संगीन मजाक हो रहा है। किसी सतह पे जो है वो कोई नोटिस लेने वाला ही नहीं है। बात यह है कि ये इशू नहीं है, ये बहुत गैर मामूली बात है कि इसको हम इस तरह इस बात पे कहते हैं कि जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो सब एक हो जाएंगे। ये कैसे एक हो जाएंगे? ये इन्होंने कोई ये इल्ज़ाम तो नहीं लगाया था कि फलाने आदमी ने 100 रुपये की करप्शन कर ली। ये इल्ज़ाम लगाया है कि आप जिस ओहदे पर बैठे हुए हैं वो आप गैर कानूनी तौर पर जीत कर आए, और हम ये सब लोग इस वक्त हुक्मरान बने हुए। ये सब दोनों हुक्मरान ही तो है, और कौन है? एक दूसरे पे जो है उसी नौयत के जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे। लेकिन इतनी इस सूरत हाल में आप इसमें जब इतने बड़े हम फैसलों की बात कर रहे हैं, इन लोगों के जरिए करना चाहते हो फैसले, इन लोगों के जरिए आप इतने बड़े मुस्तकबिल की जो पाकिस्तान की जो नई तस्वीर बनाने की बात हो रही है, इन लोगों ने पाकिस्तान की नई तस्वीर बनानी है। जब ये लोग पाकिस्तान की वो नई तस्वीर बनाएंगे, वो तस्वीर कैसी होगी, उस तस्वीर के क्या रंग होंगे, उस तस्वीर को कौन जो है वो किसकी नज़र में वो तस्वीर जो है वो काबिल कबूल होगी। अगर आपको पाकिस्तान की नई तस्वीर बनानी है तो फिर आपको जो है तमाम लोगों से बात करनी पड़ेगी। ये वो लोग हैं जो खुद एक दूसरे को बोल रहे हैं कि आप हारे हुए हो, अब हारे हुए हो तो हमारी हुकूमत चला रहे हैं, और हम भी इनको बोलते हैं हुक्मरान, क्या करें। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। इलियास साहब आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों का सियासी नई तस्वीर किसे होनी चाहिए? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक नई तस्वीर पेश करूं। हमारा लीडर कैसा हो? फैसल हुसैन जैसा हो। हाँ, सुभान अल्लाह, मेरा वोट फैसल हुसैन के लिए। फैसल साहब ले इतने वोट आ गए आपके लिए, लेकिन 2 तो हो गए। बिल्कुल, हमारे पैनलिस्ट आपके नहीं 2 हो गए। नवीद साहब तुसी भी दे दो वोट यार। इलेक्शन के बाद नहीं, मैं इलियास राणा साहब को वोट दूंगा। मैं तो लीडर इलेक्शन के बाद तय करूंगा। अगर मैं तो लीडर ही नहीं हूँ। ये तो मैच पड़ गया। नहीं, हम आपके लिए नया अल्फाबेट बनाएंगे यार, ना काउंटिंग भी नहीं बनाएंगे। छोड़े, मेरा वोट आपके लिए, मेरा वोट आपके लिए राणा साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैंने तफवीज किया, वो मौलवी साहब कहते हैं ना आपके मिलक किया, हमने भी फैसल के मिलक किया। सही। इलियास साहब, यहाँ जो आपस में फैसला हो गया कि कौन किसको वोट दे रहा है और कौन किसको चुन रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में कौन अपने चुनाव के बाद कायम रहता है? वोट किसको दे रहा है? अब दुआ कीजिएगा वोट चोरी ना हो जाए। बिल्कुल, ये तो हमें आम इंतखाबात में, हर तरह के इंतखाबात में। फैसल साहब, आपका जो ये आप एक दूसरे को वोट दे रहे हैं, उस वोट की बात कर रहे हैं? नहीं, हम तो पोस्टल देंगे, घूमेगा ही नहीं। बिल्कुल एड्रेस पे पहुंचेगा। इलियास साहब क्या कहेंगे आप, क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों का सियासी मंजरनामा?
ये बिल्कुल इसी तरह होता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इस तरह ही पंजाब में भी वसाइल तकसीम करने के लिए इसी तरह मसला हुआ था, और इलेक्शन के लिए भी आप तो जब पीपल्स पार्टी ने कोई चीज़ लेनी होती है या कोई अपना मुतालबा मनवाना होता है तो बिल्कुल इसी तरह ना कोई ऐसी गेम कर देती है। तो बस यही है कि कुछ दिन तक ये इलेक्शन के बाद देखिएगा, क्योंकि उनको पता है अगर ये उन्होंने 5 साल दोनों ने इसी तरह गुजारना है, क्योंकि इक़्तिदार दोनों के पास है, सदर भी है, स्पीकर भी है उनके, तो हर चीज़ जगह जब वो फ़ायदे वो बराबर के ले रहे हैं तो वसाइल भी उनको पूरे मिल रहे हैं, तो उसमें किस तरह कर सकते हैं। इस वक्त तो सिर्फ वो है कि आवाम को बताने के लिए कि जी हम आपके लिए लड़ रहे हैं, तो वो उधर से वोट लेने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो जाहिर है, तो फिर ये आजकल दौर है सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने वही मौला जट की फ़िल्म से इंस्पायर होकर इस तरह कर दिया। वो कहते थे नत नत दी आवाज़ आती है, जट जट वो टक टक दी आवाज़, गंडासे की आवाज़ टक टक की। तो जाहिर है एक किस्म के उनको थ्रेट किया है। वो फिल्म का वो देखा होगा सीन, और उन्होंने कहा होगा मैं भी इस तरह कर देता हूँ तो लोग देखेंगे मुझे, और जाहिर है वो बड़ा अहमियत देते हैं सोशल मीडिया को पीपल्स पार्टी वाले, इस पर वो काम भी करते हैं। और उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह इलेक्शन लड़ा, और जो कोई अपने उन्होंने इन्फ्लुएंसर से और दूसरों लोगों से बातचीत करके अपने आप को दिखाया, तो ये इसी तरह है, बिल्कुल जंग है। हाँ, इलेक्शन के करीब फिर देखिएगा जब अगले इलेक्शन आएंगे फिर ये एक पर दूसरे पर लफ्ज़ों की जंग करेंगे और लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, और उनको पता है उनका टारगेट कौन है और उनसे किस तरह बचना है। उनको पता है कि अगर दोनों अगर लड़के अलहदा हो जाते हैं तो फिर उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना वो उनको वो खीर मिलेगी ना वो हलवे मिलेंगे, वो फिर वो जाके अलहदा हो जाएंगे और कुछ नहीं उनको मिलेगा। बहरहाल आवाम को समझना चाहिए कि वो क्या करना चाहिए। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पैनलिस्ट की राय आपने जानी। यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी का अंजाम आखिर क्या होगा। पैनलिस्ट की राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा अजीब सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। अमेरिका और ईरान के दरमियान पिछले 6 माह से कशीदगी जारी है। एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को मुज़ाकरात और डील का आखिरी मौका देने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ तेहरान अमरीकी मुज़ाकरात के दावे ही मुस्तरद कर रहा है। आपने हुर्मस पर भी ईरान का मौक़िफ़ सख्त है कि उसे अमरीकी शराइत पर नहीं खोला जाएगा। हमारा सवाल यह है कि अमरीका और ईरान के दरमियान हमलों और मुज़ाकरात का खेल आखिर कहाँ जाकर रुकेगा। क्या कहते हैं आमिर साहब, क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखें, वो अभी आप सुना रही थी तो वो कह रहे थे कि आवर बेस्ट फ्रेंड चाइना, भाई पाकिस्तान, चाइना, तुर्किया, मिस्र और आखिर में मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, उन्होंने ट्रंप से कह के आप पे हमला रुकवाया। कुछ आप भी अपना ख्याल कर लें, सारे दोस्त आपका ख्याल करना चाह रहे हैं तो आप भी अपनी पॉलिसियों में ज़रा इतदाल ले आएँ। ना इसराइल पे जा रहे हैं ना अमेरिका पे जा रहे हैं, और सारे अरब मुल्कों के ऊपर आप मिसाइल वगैरह ये कह के कि जी अमरीकी बेस हैं, तो जो आपके शिप्स रोक रहे हैं, साथ खड़े हुए शिप्स, उनकी तरफ तो जाके बताया ना, ताकि हमें भी पता चले आपने हमला किया है। दूसरे, परसों मेरा ख्याल है कि हमारी आला क़यादत शहबाज शरीफ साहब और बाकी लोग सऊदी अरब शायद चले जाएं, और फिर ये काम शुरू हो रहा है। अल्लाह करे कि पेट्रोल शेट्रोल की कीमतें कम हों, तो लग रहा है कुछ बेहतरी की खबरें आ रही हैं। सही, बेहतरी की खबरें आ सकती हैं। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं, क्या होने जा रहा है? देखिए, जो सदर ट्रंप का बयान है वो तो इस बात का इशारा है कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन वो अल्फाज कैसे चुनाव करते हैं, वो चाहते हैं कि अपनी शिकस्त को भी इस तरह तस्लीम करें जैसे वो कामयाब हो गए। अब उनका जो आज कल का बयान था वो ये था कि अमेरिका समेत कोई भी मुल्क आबनाए हुर्मत से पैसे वसूल नहीं करेगा। तो यही बात अपना सदर ट्रंप ने कुछ अर्से पहले कही थी, हम सिक्योरिटी के नाम पे जो है वो पैसे वसूल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका जो है अपने इस मौक़िफ़ से भी जो है वो पीछे हट गया है, लेकिन वो इस तरह का तासुर दे रहे हैं जैसे वो इस पे एहसान कर रहे हैं। उन्होंने ईरान को ये काम करने से जो है वो रोक दिया है। तो ज़ाहिरी सूरत हाल तो ये है कि सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन इसको हम बहुत आइडियल सूरत हाल नहीं कह सकते। यहाँ सूरत हाल किसी लम्हे भी तब्दील हो जाती है। जी नबी साहब, आपको क्या लगती है आने वाले दिनों की सूरत हाल किस तरफ जा रहा है ये सब कुछ? देखिए एमन, इस सिचुएशन का, इस क्राइसिस का जो है वो कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। ये तो देख लिया ना, सदर ट्रंप आए थे कुछ दिनों के लिए, उन्होंने कहा था कि जी जैसे वेनेजुएला में मैंने क्विक विक्ट्री हासिल की, इसी तरह से मैं पाज़ारान इनकलाब और उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप और स्पिरिचुअल लीडरशिप को ख़त्म करके मैं जो है वहाँ पे एक रिजीम चेंज कर लूँगा, लेकिन वो नहीं हुआ। सही। तो बात ये है कि अब वो धमकी देते हैं, वो तहजीब मिटाने की धमकी से लेके आप देखें तो उन्होंने बारहा धमकियां दी हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो
जाके, जैसे वो कहते हैं कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट, तो वो हर दफा चिकन आउट कर जाते हैं बिकॉज उनके पास ऑप्शन नहीं है। सही। देखिए मिलिटरीली उन्होंने जितना कुछ तबाही मचाई है ईरान में, अगर वो केव इन करते ईरानियन तो वो बहुत पहले कर चुके होते, वो नहीं केव इन कर रहे और उनको पता है इसके पास ऑप्शन और क्या है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब मारेंगे। तो न्यूक्लियर बॉम्ब आप 21वीं सदी में नहीं मारते, ऑल्दो कि आपका रिकॉर्ड जो है तारीख में आप वाहिद अमेरिका है जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। और दूसरी बात एक छोटी सी और ऐड करना चाहूँ, देखें ईरान को ब्लेम करने की बजाय कि ईरान अपना ख्याल करे, मेरे ख्याल में शायद हम सारे अमेरिका सरकार से डरते हैं कि जिसने एक इलीगल जंग मुसल्लत की ईरान के ऊपर, वहाँ की उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, उनकी IRGC की लीडरशिप ख़त्म कर दी, वहाँ पे इतनी तबाही मचाई और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि खुली थी वो बंद करवाई। हम उसको कहने की बजाय हम जो विक्टिम है उसको कहें कि जी आप अपना ख्याल करें। बिल्कुल ऐसा ही है। इलियास साहब, आपको कोई आने वाले दिनों में स्टेबिलिटी इस सियासी मंजरनामे में नजर आती है? देखिए ट्रंप ने हमला करने के लिए कहा, फिर वापस ले लिया अपना, फिर उसको मोहर कर दिया, ये सारी चीज़ें ये चीज़ों को बता रहे हैं कि वो अगर जंग करनी होती तो वो चाहते थे कि पहले 1-2 दिन में जो था कि कब्ज़ा कर लें ईरान पर, रिजीम चेंज कर दें, ये कर दें। अब उसको कोई कामयाबी तो नहीं मिली। जंग तो थी एटॉमिक बम के हवाले से, तो यूरेनियम के हवाले से थे। अब तो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की दूसरी जंग छुड़ी हुई है और जिसकी वजह से सारे खित्ते में सब लोगों को बड़ी परेशानी, दुनिया भर में परेशानी है, मुश्किलात का सामना। बिल्कुल यकीनी तौर पर पूरी दुनिया परेशान है, खित्ते में कशीदगी इस कदर बढ़ चुकी है। अयास, आप क्या समझते हैं, क्या ये कम होती दिखाई दे रही है, सेटल होती दिखाई दे रही है? एमन ट्रंप बहुत समझदार हैं। वो ऐलान करते हैं कि सबसे बड़ा हमला करने में जा रहा हूँ ईरान पे, और उसके बाद फिर वो फ़ोन के पास बैठ जाते हैं कि फ़ोन उन्हें आए और वो हमला रोक दें, और वो इसी तरह करते हैं। फिर वो दावा करते हैं ईरान खुद रब्ता कर रहा है डायरेक्ट। बिल्कुल ऐसा ही है, हमने देखा है कि उनके बयानात में काफ़ी तजाद पाया जाता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।